नमस्ते। मैं अपनी बात एक 1975 की एक छोटी सी घटना से करता हूँ। एक सरकारी अधिकारी सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए गांव गया था। वहाँ पर एक किसान अपने खेत में बाग में आराम से गाय चरा रहा था। सरकारी अधिकारी ने कहा कि तुम्हारी ये गाय कितना दूध देती है? किसान ने कहा मेरे परिवार के लिए पर्याप्त दे देती हैं। तो उसने कहा तुम इनको कृत्रिम गर्भाधान क्यों नहीं करवा लेते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्यों नहीं करवाते हो? किसान ने पूछा क्या होगा इससे? उसने कहा ये गाय 20 लीटर दूध देने लगेंगी, 25 लीटर दूध देने लगेंगी एक दिन में। तो किसान ने कहा मैं क्या करूँगा? सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसको बेच लेना, तुम्हारे पास खूब पैसा आएगा, खूब रासायनिक खाद खरीदना, बीज अच्छे वाले ले लेना और ट्रैक्टर खरीद लेना, ट्यूबवेल करवा लेना। तो किसान ने कहा इससे क्या होगा? उसने कहा इससे अच्छी खेती होगी, खूब पैसा आएगा। उसने कहा फिर क्या करूँगा? कहा आराम से रहोगे। किसान ने कहा भैया मैं तो अभी से आराम से हूँ, तो तुम मुझे इतनी चक्रदंडी क्यों खिला रहे हो? लेकिन सभी किसान इतने दूरदर्शी और बुद्धिमान नहीं थे। 1987 में जब मैंने 1987 में जब मैंने खेती शुरू की, उस समय किसानों के बीच में एक होड़ मची हुई थी। ट्रैक्टर के लिए अच्छा बीज, यहाँ से बीज, वहाँ से बीज, ये वाली खाद डालूंगा तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। तो ज़्यादा उत्पादन का, ट्रैक्टर कराने का, ट्यूबवेल कराने का, ट्यूबवेल माने अंडरग्राउंड वाटर लेने का। इसके पहले अंडरग्राउंड वाटर मेरे गांव में नहीं लिया जाता था। एक होड़ लगी हुई थी, उस होड़ में हम भी शामिल हो गए। 87 से 89 90 तक उस होड़ में हम खूब परिश्रम किए, दिन रात काम किया खेत में। और 1990 में एक दिन अपने घर में ही बैठे थे तो एक साल पहले की डायरी देखी कि हमारा आउटपुट क्या रहा। तो मैं 60 एकड़ ज़मीन करते हैं, हम लोग 4 भाई थे उस समय, साथ में खेती करते थे और पूरे साल भर में 2 से 2.5 लाख रुपए का बेचते थे एक एवरेज। और मैंने देखा कि वो खर्चा कहाँ गया, तो 32,000 रुपया डीएपी यूरिया के खरीदने में गया था, माने रासायनिक उर्वरक। 30,000 रुपये मजदूरी और ट्रैक्टर के ड्राइवर को और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस में गया था। 10,000 रुपये हमने पेमेंट किए थे बिजली का बिल। 10,000 रुपये जानवरों के लिए तमाम दवाइयाँ और पशु आहार वगैरह आया था। और 60,000 रुपया गया ट्रैक्टर की किस्त और उसकी ब्याज भरने में। जब हमने टोटल किया तो हमारे हाथ में कुल बचे साल भर में 30 से 40,000 रुपया। अब उस 30 से 40,000 रुपये में 4 भाइयों के परिवार के बच्चों की शिक्षा का खर्चा, कपड़े लत्ते, बीमारी आजारी, सामाजिक कार्यक्रम भी 1-2 होते हैं हर घर में, देहात में वैसे हमारे यहाँ होते थे। हम लगातार कर्जे में थे। तो कुछ साल तक इस मद का पैसा उस मद में, इसको बेच दिया, उसको कम कर दिया, ऐसे किया। मेरे घर में 1978 में गांव का पहला ट्रैक्टर आया था, मेरे पिताजी ने लिया था। मेरी माताजी का आधा किलो सोना बेच के आया था वो, और वो कभी वापस नहीं हुआ। बहुत अच्छी खेती करने के बाद भी कभी वापस ही नहीं हुआ, और इसका रंज उनको पूरे जीवन भर रहा। और हम देखें ध्यान से तो ये मेरी कहानी नहीं है, ये पूरे विश्व के हर किसान की कहानी है कि पिछले 40-50 वर्षों में हमने पुश्तैनी कमाइयाँ जो सोने चांदी के रूप में हर घर में रखी थी उसको खोया है इस नवीन खेती पद्धति में। और जो उत्पादकता थी हमारे खेत की, फर्टिलिटी थी, उस फर्टिलिटी को जिसको हमारे पुश्तैनी पुरखों ने बनाया था पीढ़ी दर पीढ़ी, उसको भी हमने डीएपी यूरिया डाल के एग्जॉस्ट कर दिया। और बाजार और उत्पादन के बीच में बिल्ली और चूहे वाला खेल चलता है। किसान के पास अच्छा उत्पादन होगा, बाजार डाउन। तो इससे किसान लगातार कमज़ोर होता चला गया और कर्ज के चुंगल में आ गया, बाजार के चुंगल में फंस गया। अंत में उसको बैंक में जाना पड़ा,
बैंक में जाने के बाद, बैंक तो किसानों के स्लाटर हाउस हैं, फांसी के फंदे हैं, एक बार गया कभी निकल नहीं पाता। और हमारे सामने हम देखें कि हम तो एक ट्रैप में फंस गए हैं, एक विशियस सर्किल में फंस गए हैं। अब हम जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा फंसते चले जाते हैं। ज़्यादा उत्पादन के चक्कर में ज़्यादा यूरिया डीएपी डालना, फिर ये वाला खाद आ गया, फिर वो वाला बीज, हम और ज़्यादा ट्रैप में फंसते चले गए। सोचा इसको छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारे विकल्पों में 1990 के बाद काम शुरू किया। और कुछ आवाज़ें इस तरह की भी आईं कि खेती तो घाटे का सौदा है ही। तो सोचा घाटे का सौदा है तो पूरे विश्व की एक भी बीज कंपनी क्यों घाटे में नहीं जा रही है? ट्रैक्टर वाले दिन दूने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्रियों का एकदम उबार आ गया है, बहुत सारी हो गई हैं। और ये पैसा कहाँ से आता है? पैसा तो कोई ना कोई किसान खरीदता है। इसके माने किसानी घाटे का सौदा नहीं है, किसानी का कोई तरीका गड़बड़ा गया है। तो जहाँ पैसा रुकना चाहिए वहाँ रुकने के बजाय ये चला जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। ये संकट है। तमाम विकल्पों में 1990 के बाद काम शुरू किया। 1992 में हम एक विचार से परिचित हुए, सह अस्तित्ववाद हिंदी में कहते हैं, को एग्जिस्टेंशियलिज्म। उसके प्रणेता श्री ए नागराज जी हैं। उस विचार के आधार पर एक दुनिया को देखने का नया तरीका मिला। हमने किसानी को भी उस तरीके से देखा और पाया कि किसानी ही दुनिया का सबसे बेहतरीन आजीविका का साधन है, जिससे पूर्ण तृप्ति के साथ जिया जा सकता है। यदि हम नौकरी के देखें और यदि पहले आदमी को देखें तो यह एक माइंड और बॉडी का एक समूह है, एक जीवन और शरीर का संयुक्त स्वरूप है। और जब जीवन और शरीर की सार्थक उपयोग करते हैं तभी पूर्ण तृप्ति मिलती है। नौकरी में हमने देखा माइंड का पूरा उपयोग करते हैं, शरीर का नहीं करते हैं, एक तरह की अतृप्ति है नौकरी में। हमने मजदूरों को देखा, माइंड विवेकहीन श्रम है, उसमें भी एक तरह की अतृप्ति का भाव है। और किसानी विवेक युक्त श्रम है, क्रिएटिविटी है, यह तृप्ति देती है। तो किसानी तो है तो बहुत सर्वोत्कृष्ट मानवीय व्यवसाय है, इसको त्यागने की बात नहीं है, इसको ठीक करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो शुरू किया, बहुत सारे विकल्पों में शुरू किया और 15 वर्ष के लगातार प्रयास के बाद एक स्वरूप उभर के आया। और दुनिया उसको देखा कि कृषि विज्ञान जो वर्तमान में बहुत परिश्रम करने के बाद भी किसान क्यों छटपटा रहा है, आत्महत्या के कगार में पहुंच गया है, तो उसकी अवधारणाओं को देखा, कॉन्सेप्ट, किन कॉन्सेप्ट पर एग्रीकल्चर पॉलिसीज और एग्रीकल्चर एजुकेशन वाज बेस्ड। तो तुलना किया सह अस्तित्ववाद से, तो पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी बेस्ड है संघर्षवाद के आधार पर। संघर्षवाद प्रेरित करता है हमें धरती को लूटने के लिए, और ज़्यादा डीएपी डालो और ज़्यादा पैदा करो। हम जिस डाल में बैठे हैं उसी को काटने जैसा है ये। और दूसरा नियम, और प्रकृति में जबकि हमने देखा कि सह अस्तित्व है सब जगह, हम पदार्थ, वनस्पति जगत, जीव जगत और मनुष्य सबको देखें, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जबकि संघर्षवाद डार्विन का यह बता रहा है कि मनुष्य सेंटर में है और उसके लूटने के लिए ही सारी चीजें हैं। अब जो अवधारणा ही गलत है हमारी, तो हम कैसे सह अस्तित्व में रह सकते हैं? दूसरी चीज एक समझ में नहीं आई कि आप कुछ भी करते रहिए उसका परिणाम नहीं आएगा। आप खूब डीएपी डालिए, खूब यूरिया डालिए, इसका कोई परिणाम नहीं भोगने पड़ेगा। जबकि हम प्रकृति के नियमों को अगर गंभीरता से देखें तो यहाँ एक नियम है और सारी वस्तुएं नियम से चलती हैं। एक नियंत्रण भी उपलब्ध है, स्वतः नियंत्रण उपलब्ध है, कोई नियंत्रण कर्ता उपलब्ध नहीं है, स्वतः नियंत्रण उपलब्ध है और संतुलन भी उपलब्ध है। और मनुष्य ही एकमात्र ऐसी इकाई है जिसको कल्पना और कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फल भोगने की परतंत्रता है। उसी का परिणाम है जो अभी सब ज़्यादातर लोग मास्क लगा के निकल रहे हैं
अपने ही कर्म का परिणाम है। तो प्रकृति के नियमों में देखा कि भैया इसमें जो करेंगे तो फिर भोगना पड़ेगा, भोगने की तैयारी रखिए और खूब करिए मनमानी जो करना है, अदरवाइज आपको प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा। तीसरी चीज एक समझ में आई कि देयर इज ए प्रोपोर्शन इन द नेचर। पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक बैलेंस है। और पूरी धरती को देखें तो सौरमंडल का एक हिस्सा है, सौरमंडल एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। और पृथ्वी के अंदर देखिए तो पदार्थ, प्राणी वर्ग, वनस्पति जगत, जीव जगत और मनुष्य एक निश्चित प्रोपोर्शन में बने रहते हैं। जैसे एक नियम है, बिल्ली चूहा खाती है, कभी आज तक चूहों की जनगणना कम हुई है क्या बिल्लियों से? शेर सब कुछ खाता है, जनगणना में सब कुछ घटा है कि शेर घटा है? तो ये प्राकृतिक नियम है, स्वयं बने रहते हैं, एक निश्चित प्रोपोर्शन है। इसको समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट पर अपने एग्रीकल्चर पॉलिसी और एग्रीकल्चर एजुकेशन बिल्डअप करनी पड़ेगी। और चौथा एक क्वालिटेटिव ग्रोथ का सिद्धांत है इस प्रकृति में। आप देखिए जितना हमारा पेड़ पौधे वनस्पति जगत है, सब कुछ धरती, पानी, हवा से लेता है, और जब वो देता क्या है वापस, उसको और ज्यादा एनरिच करके वापस दे देता है। और अब जीव जगत को देखिए आप, वो वनस्पति जगत से लेता है, चारा और घासें और फल फूल खाता है, और पदार्थ से लेता है और वापस करता है। क्या करता है? उससे ज़्यादा एनरिच करके वापस करता है और अपनी प्रजाति के लिए आगे सुगम करता है। जैसे पेड़ पौधे जो कुछ भी लेते हैं तो वापस उसको बहुत ज़्यादा ईडेबल फॉर्म में मिनरल्स देते हैं और तमाम 16 पोषक तत्व वापस कर देते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं और दूसरे पेड़ों के लिए जमने के लिए सुगम स्थिति बना देते हैं। जीव जगत को देखें तो जीव जगत भी जो वनस्पति जगत और पदार्थ जगत से लेता है उसको और ज़्यादा इनरिच कर देता है। जैसे एक गाय, एक भूसे के ढेर को आप ऐसे ही खेत में भेज दें तो उसको फर्मेंट होने में 1 साल या 6 महीना लगेगा, और वही काम एक गाय 12 घंटे में कर देती है। 1 ग्राम गाय के गोबर में 3 करोड़ माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, और गाय अपने वंश परंपरा के लिए भी आगे अनुकूल परिस्थितियां बना देती है। क्योंकि घास बहुत अच्छी होगी, अगर बैक्टीरिया बहुत अच्छी क्वालिटी का बैक्टीरिया जाएगा तो वनस्पति जगत और फ्लोरिश करेगा, और फिर गायों के लिए भी और ज़्यादा अनुकूल हो जाएगा वातावरण। और मनुष्य क्या कर रहा है? नहीं बोलने की जरूरत है, अपना मल मूत्र भी ऐसा सुरक्षित करके रख रहा है कि वो खेत में ना जाने पाए, और अंत में वो जाएगा किसी नदी में और नदी को बर्बाद करेगा। कब तक? सोचना पड़ेगा कब तक। हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। और एक आखिरी नियम भी समझ में आया, और हमारे आध्यात्मिक लोगों ने भी एक भ्रम पैदा किया था कि ये संसार तो, और इसमें बड़ा मजेदार बात है कि आध्यात्मिक लोग और भौतिकवादी लोग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यह धरती का नाश होना है। एक कहता है कि ईश्वर ने जब पैदा कर दिया है इसको, और जब ईश्वर की इच्छा होगी तब ये खत्म कर देगा, बात ही नहीं है हमारी, कुछ भी करो, मनमानी कर सकते हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि एक बड़ा धमाका हुआ था कभी, उससे पृथ्वी बन गई थी, फिर एक नए धमाके का इंतजार करिए। अब जब हम पहले से ही मान लेते हैं कि इस धरती का नाश होना है, तो बताइए एग्रीकल्चर का पैटर्न कौन डेवलप करेगा? तो अभी तक नहीं हुआ, अभी तक एग्रीकल्चर का कोई पैटर्न डेवलप नहीं हुआ, दुनिया की किसी धार्मिक किताब के द्वारा और न दुनिया के भौतिकवादी किताबों के द्वारा। हम किसानों को उसको डेवलप करना पड़ेगा। ये चैलेंज आया और नियम को देखा प्रकृति को ध्यान से, तो आप देखिए पदार्थ है, ये पृथ्वी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, नदियाँ जहाँ से निकली है वहीं पर ठीक है, पहाड़ जहाँ उगा है वहीं पर ठीक है,
ये धरती के संतुलन के लिए। हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ को उतना ही खोद दे रहे हैं जितना ऊंचा था वो, अपने राजस्व वृद्धि के लिए। इस नदिया को मोड़ के उस नदिया से जोड़ रहे हैं, और हम कल्पना करते हैं कि हम शाश्वत वातावरण बना लेंगे, हम सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल पालेंगे हम। दूसरा देखिए, वनस्पति जगत को, ये बीज के द्वारा साइक्लिक होता है, आवर्तनशील होता है। आप पूरे पेड़ को पत्ती काट डालिए, पेड़ काट डालिए, कुछ भी करिए, जैसे प्रयोग करना है वैसे प्रयोग करिए, आप उसके बीज को मत डिस्टर्ब करिए। और बीज अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो जैसी हमारे पुरखों ने हमें सजी हुई धरती दी थी, पेड़ पौधे फल फूल वनस्पति से, वैसे ही पृथ्वी हम अगले पीढ़ी को सौंप देंगे। अदरवाइज हम उसको हमसे छूट जाएगी। इसी तरह आप देखिए जीव जगत का, यदि उसके वंश परंपरा को हम डिस्टर्ब न करें तो हमें सदा सदा से गाय मिलती रहेगी, शेर मिलता रहेगा, भालू मिलता रहेगा, चीता मिलता रहेगा, सारा जीव जगत बना रहेगा, हमारी पृथ्वी सदा शाश्वत बनी रहेगी। और हम कर क्या रहे हैं मनुष्य, वनस्पति जगत के बीजों को जीएमओ सीड के नाम से खिलवाड़ कर रहे हैं, और जीव जगत को भी वनस्पति जगत से मिक्स कर रहे हैं, जीएमओ सीड्स। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हम शाश्वत खेती, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या क्या नाम है सब कर लेंगे। जा रहे हैं पश्चिम की ओर और इंतजार कर रहे हैं कि हिमालय पहुंच जाएंगे। तो हम उस आधार पर एक नया सिस्टम, नया एग्रीकल्चर पैटर्न डेवलप किया, उसका नाम हमने आवर्तनशील खेती दिया। 15 साल तक मैंने स्वयं प्रयोग किया। हर कास्ट मैंने अपने खेत के 3 हिस्से किए। एक हिस्से में फल फूल की खेती की, दूसरे हिस्से में पशुपालन के लिए चारागाह वगैरह बनाए, और पशुओं की संख्या खेत के संख्या के आधार पर अनुपात में फिक्स किया। और तीसरे 1/3 हिस्से में उस एग्रोक्लाइमेटिक जोन में जहाँ पर जो किसान रहता है, जितने प्रकार का फल, सब्जियाँ, दालें, अनाज, तेल, व्हाट एवर इज पॉसिबल, उसको पैदा करना चाहिए। और किसके लिए पैदा करना चाहिए? अपने घर के लिए। अपने दिमाग से बाजार को बोते समय भी निकाल दे, और जो भी पैदा हो उस समय भी बाजार दिमाग में न रहे। जो अपने से बचे उसको प्रोसेस करके फिर बाजार ले जाए, तब वो समृद्ध होगा। और बाजार से जो वापस आए उसमें एक निश्चित हिस्सा अपने गांव या पड़ोस में दलित और वंचित लोगों को उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ केयर, उनको न्याय दिलाने, उनको रोजगार के अवसर दिलाने में व्यय करें। किसानी सामाजिक पेशा है, इंडिविजुअलिज्म नहीं है इसमें। व्यक्तिवाद, अकेले व्यक्ति खेती नहीं कर सकता। खेती परिवार और समाज का विषय है, इसलिए समाज को हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो इस 5 स्टेप की खेती का नाम हमने आवर्तनशील खेती दिया। अब थोड़ी देर के लिए खेती वाला चैप्टर क्लोज करें। अब दुनिया में देखें कि समस्या कितने प्रकार की हम पूरी मानव जाति फेस कर रही है। ये देश वो देश नहीं, पूरी मानव जाति। तो सबसे पहली समस्या तो पर्यावरण की है, बिल्कुल सामने आ गई है। दूसरी समस्या है अमीरी और गरीबी की रेखा लगातार बढ़ती चली जा रही है, और यह व्यक्ति में तनाव पैदा करता है। और तीसरी परेशानी जो भोग रही है मानव जाति, खाद्यान्न की कमी, और चौथी कुपोषण। अब इन चारों चीज़ों को आप ध्यान से देखें और इधर आवर्तनशील खेती को देखें। यदि दुनिया की कल्पना करें, 80% पूरी दुनिया की ज़मीन हम किसानों के पास है। यदि हम सारे किसान तय कर लें कि हम अपने 1/3 खेत में फल और बाग की खेती करेंगे, 1/3 खेत में पशुपालन करेंगे, और 1/3 खेत में जो कुछ भी हमें ज़रूरत है उसको पैदा करेंगे, और उसको प्रोसेस करके फिर आपको देंगे, बाजार को देंगे। इससे सबको पौष्टिक आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुपोषण
जो स्वस्थ डाइट होती है, जो संतुलित आहार का सिद्धांत है, जो उसमें 1/3 फल फूल, 1/3 दूध घी और 1/3 अनाज दाल वगैरह, इसको संतुलित आहार की परिभाषा में माना जाता है। वो स्वतः उपलब्ध हो जाएगा पूरी धरती को कि नहीं? पर्यावरण संतुलन स्वतः उपलब्ध हो जाएगा कि नहीं? और जब हम फल की खेती करते हैं तो उससे 8 से 10 गुना अधिक उत्पादन होता है। 1 एकड़ खेत में किसी भी तरह से 30 क्विंटल से ज़्यादा गेहूं धान पैदा नहीं कर सकते, जबकि 1 एकड़ में अगर हम अमरूद लगा दें तो 70 से 80 और 100 क्विंटल तक अमरूद पैदा कर सकते हैं। तो 8 से 10 गुना अधिक उत्पादन बढ़ जाएगा और चारों समस्याओं से निजात मिलने की एक संभावना उदय हो सकती है यदि हम किसानों को सही ढंग से ट्रीट करें, उनको इनकरेज करें, उनका बल बढ़ाएं और जिस सम्मान के लायक हैं उस सम्मान को दें। तो हमें किसी पॉलिटिशियन, किसी साइंटिस्ट, किसी ब्यूरोक्रेट की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा इस पर्यावरण संतुलन के लिए। धन्यवाद।